सरस्वती और उसकी सास कौशल्या मिलकर रोजाना सुबह जल्दी उठ जाती और रसगुल्ले और मिठाइयां बनाकर देवराम को देती। देवराम उन मिठाइयों को एक पतीले में भरकर गांव की गली गली में घूमकर बेचता। सरस्वती और कौशल्या बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयां बनाती थी। खासकर उनके हाथों से बनाए रसगुल्ले गांव के बच्चे तो क्या, बड़े बूढ़े भी बहुत पसंद करते थे कि शाम तक देवराम की सारी मिठाइयां बिक जाती थी। देवराम, जरा रुकना, रसगुल्ले हैं या खत्म हो गए? काकी बस 2 पीस ही बचे हैं। चलो अच्छा है, लाओ दे दो। रात को रोटी के बाद मीठा खाने को जी करे तो तुम्हारे काका के मुंह पर तुम्हारा ही नाम आता है। बार बार बोल रहे थे कि जाकर देखो कि देवराम निकल तो नहीं रहा। तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं लेने आ गई। ये लो काकी। ये लो रसगुल्लों के पैसे। कौशल्या और सरस्वती खूब मेहनत से मिठाइयां बनाती थी। उनके हाथों की मिठाई का स्वाद बहुत अलग होता था। वहीं पड़ोस में रहने वाला नत्थू और उसकी पत्नी कमला दोनों कौशल्या के परिवार से जलते थे। तुम्हें पता है वो सरस्वती और उसकी सास कौशल्या कितनी बढ़िया मिठाई बना रही हैं। अच्छी खासी कमाई कर लेता है देवराम, और एक तुम हो। मैं तुम्हें मिठाई बनाकर देती हूँ और तुम खाली हाथ ही घर लौट आते हो। 1 रुपए की भी कमाई नहीं करते। क्या करूं, इस देवराम की वजह से मेरा भी दिमाग खराब रहता है। मैं जैसे ही मिठाई बेचने के लिए निकलता हूं, ये पहले पहुंच जाता है। और तुम नहीं जानती, गांव वाले इसकी ही मिठाई पसंद करते हैं। मेरी मिठाई कोई खरीदता ही नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैंने मिठाइयां सस्ती भी बेचनी शुरू कर दी, फिर भी लोग लालच में नहीं आए। तुम्हारी बताई ये योजना भी फेल हो गई। नत्थू और उसकी पत्नी नई योजना बनाने में जुट गए कि किस तरह देवराम का काम खराब कर सके। गांव के चौधरी दीनदयाल के घर पोते का जन्मदिन था। बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे। दीनदयाल के परिवार वाले जानते थे कि देवराम जो रसगुल्ले बेचता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो सबने चौधरी दीनदयाल से देवराम के रसगुल्ले खाने की इच्छा जाहिर की। सबकी इच्छा जानकर चौधरी दीनदयाल देवराम के घर पहुंचा। अरे चौधरी साहब, अब इतनी सुबह सुबह मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। अरे कोई बात नहीं देवराम, परसों मेरे पोते का जन्मदिन है। बच्चों ने तुम्हारे रसगुल्ले खाने की डिमांड रखी है भाई, इसलिए 10 किलो रसगुल्ले बनाकर मेरे घर दे जाना। अब ये लो, 300 रुपए किलो के हिसाब से तुम्हारे 3000 रुपए बने। ये पकड़ो। शुक्रिया चौधरी साहब, मैं परसों सुबह तक रसगुल्ले घर पहुंचा दूंगा। चौधरी दीनदयाल के जाने के बाद नत्थू देवराम के पास आता है। उसे सारी बात पता चलती है और उसे एक नई योजना मिल जाती है। क्या बात है सरस्वती, आज तो तुम काम में बहुत व्यस्त दिखाई दे रही हो। हाँ, वो मैं रसगुल्ले बना रही थी। चौधरी साहब ने ऑर्डर दिया है, कल सुबह तक देकर आने हैं। कौशल्या चाची कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? माँ जी मंदिर तक गई हैं, बस आती ही होंगी। अच्छा सुन, अरे तेरे पास इस साड़ी के साथ का पेटीकोट होगा? मुझे अपनी बहन के घर एक फंक्शन में जाना है और मेरे पास इस साड़ी के साथ का कोई पेटीकोट ही नहीं है। तुम बैठो, मैं संदूक में देख कर आती हूँ। अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। सरस्वती सीधी सादी थी, वो कमला की चालाकी को समझ नहीं पाई। वो अंदर कमरे में संदूक से पेटीकोट ढूंढने चली जाती है। उतनी देर में कमला उस दूध में नमक को मिला देती है जिससे रसगुल्ले बनने थे। सरस्वती को कुछ भी पता नहीं चलता। वो कमला को साड़ी के साथ का पेटीकोट दे देती है। कमला चुपचाप घर आ जाती है। शाम को कौशल्या और सरस्वती सारे रसगुल्ले बनाकर तैयार कर देती हैं। देवराम, एक बार रसगुल्ला खाकर देख लेता, स्वाद कैसा है। माँ, तुम लोग अच्छे ही बनाती हो, पर फिर भी अगर तुम कह रही हो तो मैं एक रसगुल्ला खाकर देख लेता हूँ। देवराम जैसे ही रसगुल्ले को मुंह में डालता है वो थू-थू करके रसगुल्ला फेंक देता है। क्या हुआ, तुमने रसगुल्ला फेंक क्यों दिया? इसमें नमक भरा हुआ है। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? नमक भरा हुआ है? पागल है क्या? आज तक कभी ऐसा हुआ है जो अब होगा? कौशल्या और सरस्वती भी रसगुल्ला खाकर देखती हैं। रसगुल्ले में नमक भरा हुआ था। सारे रसगुल्ले खराब हो चुके थे। देवराम सिर पीटकर बैठ जाता है क्योंकि उसे पता था कि चौधरी दीनदयाल का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला है और देवराम पैसे भी एडवांस ले चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगली सुबह रसगुल्ले तैयार करके देने थे, पर ना तो उनके पास इतने पैसे थे और ना ही समय। काफी पैसे वो इन रसगुल्लों के लिए लगा चुका था। देवराम परेशान हो जाता है। शाम के 7 बज चुके थे। नत्थू और कमला जोर जोर से हंस रहे थे क्योंकि उनकी युक्ति काम कर गई थी। सरस्वती अपनी सास कौशल्या को कमला के बारे में बताती है। हो ना हो, ये सब उस नत्थू और कमला का किया धरा है। सरस्वती बहू, वो तुमसे बहाने से पेटीकोट लेने के लिए आई और उसने दूध में नमक मिला दिया। मुझे पूरी बात समझ में आ रही है। चल बहू, अब ये रसगुल्ले हमारे किसी काम के नहीं हैं। हम इन्हें कहीं फेंक आते हैं। चौधरी साहब से माफी मांग लेंगे और हम कर ही क्या सकते हैं। कौशल्या और सरस्वती रसगुल्लों को बाल्टी में भरकर ले जाती हैं।
तभी उन्हें एक खेत में से किसी गाय की आवाज सुनाई देती है, जैसे गाय किसी मुसीबत में हो। वो देखती है एक गाय गड्ढे में गिर गई है और निकलने का प्रयास कर रही है। हे भगवान, ये क्या, बेचारी गाय गड्ढे में कैसे गिर गई? बहू, हमें इसे गड्ढे में से निकालना होगा। माँ जी, मैं रस्सी लेकर आती हूँ, फिर उसकी मदद से हम इसे गड्ढे में से निकाल लेंगे। सरस्वती एक रस्सी लेकर आती है और उसकी सहायता से दोनों सास बहू मिलकर गाय को गड्ढे में से निकाल देती हैं। गाय इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान बचा ली। मैं अपने परिवार के साथ घास खाने निकली थी, पर रास्ता भटक गई और इस गड्ढे में गिर गई। मेरे सभी साथी मुझसे बहुत दूर हो गए। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत एहसान किया है। अब मैं अपने साथियों के पास वापस जा सकती हूँ। पर तुम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर लेती हो? मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानी भाषा में बात कर सकती हूँ। मेरा जादू दूसरों की मदद के लिए काम आता है। मैं अपने जादू का उपयोग अपने लिए नहीं कर सकती। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? इस समय तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमें कल तक चौधरी साहब के 10 किलो रसगुल्ले बनाकर देने पर। सरस्वती गाय को अपनी सारी परेशानी बताती है। अपना हाथ आगे करो बेटी। सरस्वती अपना हाथ आगे करती है, तभी सरस्वती के हाथ में एक रसगुल्ला आ जाता है। तुम दोनों इस रसगुल्ले को ले जाकर अपने घर के आंगन में बो देना। कल सुबह तक तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे साथी मेरी राह देख रहे होंगे। इतना कहकर गाय वहां से चली जाती है। सरस्वती और कौशल्या रसगुल्ला लेकर घर आ जाती हैं और अपने घर के आंगन में बो देती हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगती हैं। देवराम पहले ही उदास बैठा था। वो पूरी रात सो नहीं पाया, पर अगले दिन जब वो सोकर उठा तो वो हैरान रह गया। उसके आंगन में रसगुल्ले उगाए थे। पूरे आंगन में रसगुल्लों की फसल लहरा रही थी। ये देखकर देवराम, कौशल्या और सरस्वती बहुत खुश होते हैं। वो तीनों जब रसगुल्ले को खाकर देखते हैं तो उनका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा कौशल्या और सरस्वती बनाते थे। ये तो चमत्कार हो गया। भला हो उस गाय का जिसने हमें इस परेशानी से निकाल दिया। देवराम बेटा, अब जल्दी से तू सारे रसगुल्ले तोड़कर चौधरी साहब के घर दे आ, वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ माँ, मैं अभी दे आता हूँ। तीनों मिलकर रसगुल्लों को तोड़ने लगते हैं, पर ये क्या, रसगुल्ले तो 10 किलो से बहुत ज्यादा थे। इतने ज्यादा कि अच्छी खासी रसगुल्ले की एक दुकान खोली जा सके। देवराम चौधरी साहब को रसगुल्ले देकर जब घर लौटता है तो देखता है रसगुल्लों से बड़े बड़े बर्तन भरे पड़े हैं। कौशल्या और सरस्वती अभी भी ढेर सारे रसगुल्ले तोड़ रही थी। देवराम ने बाकी रसगुल्ले बेचने शुरू कर दिए। गांव के लोगों की भीड़ लगने लगी। रसगुल्ले इतने स्वादिष्ट थे कि चौधरी साहब ने और रसगुल्लों का ऑर्डर दे दिया। सुनो जी, हमने सारे रसगुल्ले बेच दिए। अब हमारे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। मैं सोच रही थी हम गांव में मिठाई की दुकान खोल लेते हैं। बहू ठीक कह रही है बेटा, अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हम बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाएंगे और बेचेंगे, खासकर रसगुल्ले जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। आप दोनों का विचार बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं कल ही एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। देवराम एक दुकान किराए पर ले लेता है और उनकी मिठाई की दुकान खुल जाती है। नथु और कमला ने उनका बुरा सोचा था, इसलिए वो आज भी अपनी करनी पर पछता रहे थे।